नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? जैसा कि आज आप इस प्रेस नोट को देख रहे हैं, वीएमओयू ने आज इस प्रेस नोट को जारी किया है, जो कि हमारी बीएसटीसी 2024 के रिगार्डिंग्स काउंसलिंग शेड्यूल को इन्होंने पूर्ण रूप से हमें प्रेषित कर दिया है। जैसे कि आप सबको पता है कि कुछ समय पहले हमारा रिजल्ट आया था, आप बहुत अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण भी हुए थे। उसके बाद आज इन्होंने काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया है, तो हम देखेंगे पूरे विवरण को, पूरी बात समझेंगे कि किस प्रकार से आपको काउंसलिंग करवानी है, कितने नंबर आ रहे हैं तो आपको काउंसलिंग करवानी है। उसके बाद आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, काउंसलिंग कैसे करवाई जाती है, तमाम पूरी जानकारियाँ काउंसलिंग करवाने के लिए हमें क्या-क्या करना पड़ता है, देन पूरी इन्फॉर्मेशन आप आज इस वीडियो में पाएँगे। निश्चित रूप से आप मेरे साथ बने रहिए, एक-एक करके हम पूरी जानकारी लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को मित्रों तक शेयर करें। बशर्ते आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। मैं एक-एक सारी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। आपको अगर ठीक-ठाक नंबर आ रहे हैं, तो आपको करवानी चाहिए काउंसलिंग या नहीं करवानी चाहिए। आप एसटी, एससी से हैं, आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस किसी से तमाम एमबीसी वगैरह से या फिर और अन्य कोई कैटेगरीज़ से हैं, तो आपको वहाँ पर क्या-क्या प्रमाण पत्र, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारी जानकारी आज मैं आपको इस पूरे प्रेस नोट के माध्यम से दूँगा। और हम ये भी बात करेंगे कि आपको डाइट कॉलेज लेनी है या डाइट कॉलेज किसको लेनी चाहिए, प्राइवेट कॉलेज किसको लेनी चाहिए, डोनेशन के लिए क्या होता है, क्या कुछ सारी चीज़ें प्रोसेस करनी पड़ती हैं। बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो आज हम इस वीडियो में समझेंगे, इसलिए आप पूरे इस वीडियो को देखें, अंत तक मेरे साथ बने रहें। जैसा कि आपको पता है कि आज 19 तारीख को लगभग साढ़े 8-9 बजे एक प्रेस नोट आता है वीएमओयू की तरफ से और इसमें जारी कर दिया जाता है आपके काउंसलिंग का शेड्यूल। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि प्री डीएलएड परीक्षा 2024 का आयोजन 30 तारीख को हुआ था जून को और 17 को इनका परिणाम आया था और मैंने ये भी पिछले वीडियो में बताया कि 2-3 दिन बाद ही आपका जो है काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और यही हुआ और उसकी पूरी विस्तृत जानकारी आपको इस वेबसाइट पे मिलेगी प्री डीएलएड राजस्थान 2024.in पर भी जाके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब आपको काउंसलिंग के लिए किन किन प्रोसेस को फॉलो करना है मैं पहले तो वो चीज़ बता देता हूँ। अब आपको काउंसलिंग ऑनलाइन ही करवानी है और काउंसलिंग ई मित्र पे जाके ही करवानी है। 2 ही चीज़ें हैं, है ना? हम कहीं पर भी हमें इधर-उधर आप सोच रहे हो कि कोटा जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ई मित्र पे जाना है, वहाँ जाके इस वेबसाइट पे ई मित्र वाला आपका फॉर्म लॉगिन कर देगा, उसमें से आपको सारी जानकारियाँ फिल अप करनी है, कैसे करनी है, क्या करना है, वो सारी जानकारी मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप उसको देख सकते हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारी प्रोसेस मैं उस पिछले वीडियो में आपको रिकॉर्ड करके दे चुका हूँ। पूरी ए से लगाकर जेड तक वाली आपको किस प्रकार से, कैसे उस पूरी काउंसलिंग को करना है, वो सारी जानकारी मैंने दी है। अब हम समझते हैं कि इस प्रोसेस में जो बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट डेट्स दी गई है ना, दिनांक जो है बहुत इंपॉर्टेंट दी गई है। इन दिनांक को हम कैसे समझेंगे, उसके रिगार्डिंग्स हम बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि काउंसलिंग का जो पंजीयन एवं शुल्क 3000 रुपये है, वो भी ऑनलाइन होगा। ई मित्र पर नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई आदि से आप कर सकते हैं और आप शिक्षा संस्थानों में ऑनलाइन सूची के अनुसार विकल्प भरने की आपकी जो तिथि है, ये है ना, शिक्षा संस्थानों में ऑनलाइन सूची के अनुसार विकल्प भरने की सूची। ये विकल्प भरने का मतलब आपको कॉलेजें भरनी है। क्या भरनी है? आपको कॉलेज भरनी है और आपको कॉलेज भरनी है और वो कॉलेज कब से लगाकर कब तक भरनी है? वो कॉलेज आपको 20/7/2024 यानी कि ये कॉलेज आपके 20 जुलाई से लगाकर शुरू होंगे और जो कि 30/7/2024 तक यानी कि 20 से लगाकर 30 जुलाई तक आपको टाइम दिया है इन्होंने 10 दिनों का। कितने दिनों का टाइम दिया है? 10 दिनों का। इस 10 दिनों के टाइम के दरमियान आप बढ़िया तरीके से अपनी कॉलेजों की सूची बना दीजिए, लिस्ट बना दीजिए। आपके इर्द-गिर्द जितने भी कॉलेज हैं, उनकी लिस्ट बना दीजिए और उसके बाद आपको अपनी कॉलेज के विकल्प भरने हैं और ये ध्यान रहे बहुत ही महत्वपूर्ण डेटें हैं 20 जुलाई यानी कि कल से आपका शेड्यूल ये शुरू हो जाएगा जो कि 30 जुलाई तक चलेगा। कब तक चलेगा? 30 जुलाई तक ये शेड्यूल जो है आपका रहने वाला है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कॉलेज कैसे भरनी है, कैसे नहीं भरनी है, उसकी मैं जानकारी आपको थोड़ी ही देर बाद दे रहा हूँ कि आप अगर डाइट कॉलेज से करना चाहते हैं, आप अगर प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारी जो जानकारियाँ है मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि डाइट्स के क्या फ़ायदे हैं। डाइट कॉलेज में अगर आप करते हैं तो आपको कौन-कौन से फ़ायदे होते हैं, ये सारी जानकारी हम आगे इस वीडियो में बताएँगे। फिर इसमें दूसरी चीज़ लिखी है सॉरी दूसरी चीज़ लिखी है प्रथम चरण अलॉटमेंट सूची यानी कि आपकी फर्स्ट लिस्ट आने वाली है ना। हम क्या कहते हैं, हमेशा कहते हैं ना कि फर्स्ट लिस्ट कब आएगी?
तो वो आपकी फर्स्ट लिस्ट जो है वो 4/8/2024 को आएगी। यानी कि आपकी फर्स्ट लिस्ट जो है वो 4 अगस्त को आएगी। कब आएगी? 4 अगस्त को आपकी पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जैसा कि प्रेस नोट्स में लिखा हुआ है कि आपकी प्रथम चरण की अलॉटमेंट सूची है वो कब आएगी? 4 तारीख को, यानी 4 अगस्त को आपकी पहली सूची जारी कर दी जाएगी, जिसमें आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। अब कितने नंबर तक जाके कट ऑफ छूटती हैं उसका भी अनुमान हमने लगाया है। 2-3 वीडियो डाले हुए हैं, उसको भी देख सकते हैं। आप अगर उस कट ऑफ के इर्द-गिर्द हैं तो आप बढ़िया स्थिति में हैं। अगर आप थोड़े ऊपर-नीचे हैं तो थोड़ा-सा चिंता का विषय है। बाकी देखते हैं होता क्या है। अब जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट हो गया 4 तारीख को, आपने सारी कॉलेज वगैरह भर दी, फिर आपको 4 तारीख को कॉलेज अलॉट होता है। अब मैं जो बातें समझा रहा हूँ इसमें अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेरे नंबर डाले उस पे भी आप फ़ोन कॉल करके बता सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, एक भी चीज़ समझ में नहीं आती, आराम से पूछिए ना। लेकिन गलत मत भर के आना, गलत भर दिया तो फिर ये अच्छे नंबर आने के बाद भी जो है हम अच्छा नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हम फिर स्ट्रेस में चले जाते हैं, हम पूछते नहीं हैं, हम खुद विद्वान बन जाते हैं। ऐसा काम आपको नहीं करना है। फिर तीसरा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि प्रथम चरण की अलॉटमेंट के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क, वो भी कितना शुल्क है? 13,555। यानी कि जैसे ही आपको कॉलेज मिलेगी तो आपको फिर अपनी पूरी फीस जमा करानी होगी। जिस शुल्क का जो यहाँ पर विवरण है वो है 13,555 का ऑनलाइन ई मित्र। वो भी किससे करवाना? ऑनलाइन नेट बैंकिंग से आपको उसका भुगतान कराना है। उसकी तिथि जो इन्होंने दी है वो तिथि दी है 4/8 से लगाकर 11/8 तक, यानी कि 7 दिन का वक्त दिया है आपको आपकी फीस जमा करवाने का। उदाहरण के लिए हम वीडियो पोखरण से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैंने किसी स्टूडेंट को कहा कि आप ये भर लीजिए। वो स्टूडेंट 30 तारीख तक काउंसलिंग करवा के भरता है, उसका 4 तारीख को पोखरण कॉलेज में नंबर आ जाता है। फिर उसको 4 अगस्त से लगाकर 11 अगस्त तक उसी कॉलेज में जाकर पहले तो फीस जमा करवानी है, और फीस जमा कराने के बाद जो रिसिप्ट वगैरह है वो रिपोर्टिंग के लिए उसको 5 तारीख को जाना है। कब जाना है? 5 तारीख से लगाकर 12/8 तक, यानी कि 12 तारीख तक वो रिपोर्टिंग करा सकता है। कहाँ पर? अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं उपस्थित होकर, खुद को जाना है, घर वाले वगैरह को, भाई बहन किसी को नहीं भेजना है। स्वयं उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करानी है। यानी कि टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो भी है वहां जाके आपको स्वयं जाके रिपोर्टिंग करवानी है। रिपोर्टिंग का मतलब होता है आपके तमाम चाहने वाले जो डॉक्यूमेंट्स है, जो चाहिए आपको डॉक्यूमेंट्स, जिसकी मैंने सूची एक अलग सी वीडियो में बना के 2 दिन पहले ही अपलोड करी है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें पूरा विवरण है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो वहाँ पर मैंने सारा बता दिया है। और इसका वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, तो वो आराम से देख सकते हैं। तो आपको रिपोर्टिंग का मतलब होता है अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पर जाके बढ़िया तरीके से अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे संस्थान में जमा करवाने, उसकी प्रतिलिपि यानी कि फोटोकॉपी आपको देनी पड़ेगी। वो देने की बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है 5/8/24, यानी कि 5 अगस्त से लगाकर 12 अगस्त तक आपको रिपोर्टिंग करवानी है, और उसके साथ साथ आपको 13,555 की फीस भी इसी समय के दौरान ही भरनी है। अब आप जैसे रिपोर्टिंग करवाएंगे आपका एडमिशन वहाँ पर पक्का हो जाएगा। उसके बाद से कुछ समय बाद आपकी क्लासें लगनी शुरू हो जाएगी। फिर उन्होंने लिखा कि शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रवेशार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करना। फिर वो आपको ऑनलाइन सत्यापित करेंगे। आपने जो डॉक्यूमेंट्स पहले जो फॉर्म भरते वक्त लगाए थे उन दोनों डॉक्यूमेंट्सों का मिलान होगा, देखेंगे, सत्यापित करेंगे क्या वो सही है या नहीं है। इसलिए वो भी डेट्स रहेगी 12/8 तक, तो आपका एडमिशन तो उस तक हो ही जाएगा। फिर संस्था द्वारा प्रमाणीकरण उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप प्राप्त करना। ये देखो, ये 13/8 तक आप प्रवेश स्लिप भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आपने 13,555 का जो टोकन है रसीद कटवा के आपने रिपोर्टिंग करवा ली, आप प्रवेश स्लिप ले सकते हैं, यानी कि आपका प्रवेश वहां पर सुनिश्चित हो चुका है। अब इसके बाद अपवर्ड मूवमेंट है ना, एक शब्द है अपवर्ड मूवमेंट, यानी कि आपका मनपसंद चाहने वाली कॉलेज में अगर चयन नहीं होता है तो फिर आप अपनी कॉलेज बदल सकते हैं। उसको कहते हैं अप मूवमेंट। क्या कहते हैं? कॉलेज को बदलना, है ना, कॉलेज को बदलना। जैसे कि किसी को जैसलमेर कॉलेज लेनी थी और उसको डूंगरपुर कॉलेज मिल गई है, लेकिन कुछ समय बाद उसको एक अवसर दिया जाता है कि जैसलमेर नहीं मिले लेकिन कम से कम जोधपुर तक तो नज़दीक आए, इसलिए उसको एक मौका दिया जाता है, जिसको कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट। और उसकी जो इन्होंने डेट रखी है वो रखी है 14 अगस्त से लगाकर 16 अगस्त तक, केवल 2 दिन का समय दिया है ना, 2 से 3 दिन का है। आपको अगर कॉलेज अगर मनपसंद नहीं मिलती है तो आप चेंज करवा सकते हैं, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। अगर मनपसंद कॉलेज नहीं मिलती है तो थोड़ा नज़दीक आ सकते हैं, लेकिन हमें दूर ही फेंका जाएगा, ये तो निश्चित है। ठीक है, इसके बाद हम बात भी करेंगे कि आपको डाइट से करनी है या नहीं करनी, और कितने नंबर वालों को काउंसलिंग करवानी है, ये भी मैं इसमें बात करने वाला हूँ।
फिर अपर मूवमेंट के पश्चात आपको वापस, अब जैसे ही आपका अपर मूवमेंट होता है तो आपको रिपोर्टिंग करवाने के लिए केवल वहाँ उपस्थित होना पड़ता है। बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपके जैसलमेर कॉलेज आपको लेनी थी, डूंगरपुर में आपको कॉलेज मिल गया है, वहाँ पर आपने जाके रिपोर्टिंग करवा दी है ये वाली डेट्स में, तो है ना, जो यहाँ पर डेट लिखी हुई है, जैसे कि रिपोर्टिंग की डेट आपकी 5/8 से 12/8 तक वहाँ डूंगरपुर जाके आपने करवा दी। लेकिन आपको वो कॉलेज नहीं लेना था, वापिस ही जैसलमेर आना था, तो फिर आप वहाँ पर ही जाएंगे। वहाँ पर आपको अलग से डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाने पड़ेंगे। वहाँ पर आपको जाना है, बताना है कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ पर उपस्थित होके मैंने जमा करवा दी है डूंगरपुर कॉलेज में, तो वहाँ से वो भेज देंगे। तो इसलिए आपको ये केवल कम ही समय दिया, हाँ ये पढ़ा 2 दिन का ही समय है ना, देखो 20 से 22 तक। और उसके बाद छात्र अध्यापक के प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापित करते हैं, यानी कि वापस 23 तारीख तक आपको पता चलेगा कि क्या मेरी कॉलेज जो है वो चेंज हुई है या नहीं हुई है। इस प्रकार से ये पूरा इन्होंने शेड्यूल दिया है। इस शेड्यूल्स की आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ये शेड्यूल वैसे आपको बहुत सारी जगहों पर मिल भी जाएगा। अब हम आगे बात करेंगे कि कितने नंबर वालों को काउंसलिंग जो है वो करवानी है और कट ऑफ क्या रह सकती है, इस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं ना। कितने नंबर वालों को तो काउंसलिंग करवानी है और कट ऑफ क्या रह सकती है, ये बात भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, बहुत सोचने वाली बात है, विचारने वाली बात है, चिंता करने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। कितने अंक वालों को काउंसलिंग करवानी है, किस किस को नहीं करवानी है, ये भी मैं कह देता हूँ। अब देखो, मेरी इस 2024 वाले इस पेपर को देखने के बाद एक पता नहीं कैसी एक थ्योरी बन गई है कि आप अगर स्टूडेंट इतने नंबर ला रहे हैं तो आप काउंसलिंग करवाइए, अन्यथा आपको काउंसलिंग में भी, है ना, यूं ही फालतू में माथापुड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो ये मानता हूँ कि जो स्टूडेंट 350 से नीचे हैं, है ना, 350 से नीचे हैं, उसको तो काउंसलिंग करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, सिवाय आपको विडो या डिवोर्स या विकलांग दिव्यांग कैटेगरी को छोड़ के। आप अगर इन तमाम कैटेगरियों के हैं और आप 350 से नीचे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका सिलेक्शन होगा, किसी सूरत हाल में हो ही नहीं सकता है। अब हो जाए तो आपके कर्म अच्छे हैं, तकदीर अच्छे हैं, लेकिन 350 से आप अगर नीचे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई मैनर्स, आप 3,000 रुपये वैसे ही देंगे, वो 12 महीने से पहले वापस आने नहीं है ना, तो इससे अच्छा है नहीं करवाए तो भी ठीक है। फिर भी आपका मन नहीं रहता है तो आप करवा सकते हैं, 350 तक आप हैं और आप इन दोनों कैटेगरियों में हैं, SC और ST में, तो आप करवाइए। SC और ST में, और वो भी महिला हैं, बालिका हैं, तो है ना, तो SC और ST के लिए मैं मेरे अनुसार ये कहता हूँ कि आप अगर 350 तक हैं, कितने तक, 350 तक हैं, और आप महिला हैं, फीमेल हैं, तो आप कराइए। और अन्य में आप अगर 250 तक भी है तो भी आप करवा दीजिए ना। अन्य कैटेगरियों में, अन्य कैटेगरी में कौन सा, अन्य कैटेगरी में सबसे पहले विडो, फिर डिवोर्स, फिर दिव्यांग, फिर एक्स सर्विसमैन की अगर कुछ संतानें हैं, है ना, तो वो सैनिक, जो अर्धसैनिक बलों में कार्यरत हैं, उनकी जो संतानें हैं, वो लोग अगर 250-300 के आसपास हैं तो आप काउंसलिंग करवा दो, क्या पता आपकी कट ऑफ इतनी आ जाए। लेकिन 350 से कम मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट का किसी भी कैटेगरी में, चाहे कोई भी हो, ओवरऑल कैटेगरी में सिलेक्शन होने की गुंजाइश इस बार बहुत कम है। क्योंकि मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट 426 नंबर ला रहा है, उसकी भी जो कट ऑफ, जो रैंक है, जो काउंसलिंग आईडी है, वो लगभग 22,000 के आसपास है। किसके आसपास, 22,000 के आसपास। तो फिर हम ये सपने क्यों देखते हैं। और जिस स्टूडेंट के 402 नंबर हैं, उसकी काउंसलिंग आईडी लगभग 41,000 के आसपास है, तो फिर हम क्यों ये सपने देखें कि 350 पे हमारा सिलेक्शन होगा। क्योंकि ऑलरेडी 15-16 हज़ार 402 में ही ऊपर चले गए हैं, तो फिर हमारे सिलेक्शन होने की संभावनाएं बहुत शून्य है। वैसे कड़वा लग रहा होगा आपको, तो लगने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सत्यता यही है। अब सामान्य में हैं आप, है ना, और आप अगर 390 तक हैं तो आप काउंसलिंग करवा दीजिए। इससे नीचे काउंसलिंग करवाने का कोई मतलब नहीं है। आप करवाओगे तो भी कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, ये भी श्योर है। ओबीसी में आप 380 तक हैं तो करवाइए। आप ईडब्ल्यूएस में भी 380 तक हैं तो आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। एमबीसी में भी आप 380 तक है तो काउंसलिंग करवाइए। इससे नीचे काउंसलिंग करवाने का मुझे नहीं लगता है कि कोई भी तुक है ना, मुझे नहीं लगता है। कोई मतलब नहीं है काउंसलिंग करवाने का। आप करवाओगे 3,500 रुपये आप दोगे, और वैसे ही दूसरे आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह इधर उधर खर्च करने, ई मित्र पे जाना, गर्मी में परेशान होना, ऐसी तकलीफ भी क्यों उठाए भाई, जब पता है आपको कि 380 से कोई बात बनने वाली ही नहीं है। जब कट ऑफ भी 415-20 के आसपास जाने की संभावनाएं हैं, तो फिर हम फालतू में जो है वो हमारी एनर्जी खपाने से कोई मतलब नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ तक। बाकी आपकी इच्छाएं, और आपको अगर कोई सही सलाह देने वाला होता है, कोई आपको ऐसा कह दे कि कोई बात नहीं, तेरे को 250 नंबर आ रहे, तुम काउंसलिंग करवा दे रहे, भाई पागल क्यों करवा रहा है काउंसलिंग, 250 के तो अते पते ही नहीं है। जब 400 वाला भी मतलब संकोच करता है करवाने, तो 250 वाले के कहाँ पते लगने वाले हैं। और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछते हैं कि सर मेरे 275 आ रहे, क्या मेरा हो जाएगा। अब क्या होना है, मुझे तो कुछ नहीं लगता, अगली बार बढ़िया तैयारी कर तो होगा।
यूँ थोड़ी है, बैठे बैठे सिलेक्शन होता तो 6.5 लाख में सभी का हो जाता। अरे आप ये समझ लो कि 402 पे 41,000 है, यानी कि राजस्थान में 50,000 लोग ऐसे हैं जो 400 नंबर लाए हैं, और आप 275 पे सिलेक्शन की बातें कर रहे हैं, 350 पे बातें कर रहे हैं। या फिर आप कहते हो कि मैं उस कैटेगरी से और मेरे को 231 आ रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? कहाँ से होगा भाई? जब जब 200-250 नंबर तो आदमी तुक्के से भी ला सकता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर इस स्थिति में है तो आप काउंसलिंग करवाइए। बाकी कट ऑफ क्या रहेगी, क्या बातें होनी है, वो चर्चा मैंने पहले ही ऑलरेडी वीडियोज़ में कर दी है। वो वीडियोज़ आप ज़रूर देखें, अपने मित्रों तक शेयर भी करें, इस वीडियो को भी शेयर करें। डॉक्यूमेंट्स के लिए स्पेशल अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसको बढ़िया तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे कि डाइट कॉलेज क्या है ना? मैं इसको बहुत बड़ा लिख के लाया हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है मुझे कई बार प्रश्न रहता है कि सर डाइट कॉलेज क्या है, डाइट में क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब कुछ लोग डाइट में जाके फंस जाते हैं, कुछ लोग डाइट में जाके अच्छा सीख के आते हैं। दो बातें मैं आपको बताता हूँ, एक तो होता है डाइट कॉलेज और एक होता है प्राइवेट कॉलेज, है ना? यहाँ पर लिखा हुआ है, एक डाइट होता है, एक प्राइवेट होता है। प्राइवेट का मतलब होता है वे कॉलेज जो सरकारी नहीं है, उसको तो हम बोलते हैं प्राइवेट कॉलेज। और डाइट जो सरकारी होते हैं, लगभग हर एक ज़िले में एक डाइट कॉलेज होता है, और उसमें सीट्स होती हैं 100। कितनी सीट्स होती? 100। तो उन सीट्स में हमें क्या करना होता है, हम क्यों एडमिशन लें? देखो डाइट्स कॉलेज तो पहले कितने नंबर वाले को मिलेगा वो मैं स्पष्टली कह देता हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं कि सर मुझे डाइट मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहले तो मैं डाइट्स के आपको फ़ायदे नुकसान बता देता हूँ। एक तो डाइट्स में रेगुलर जाना पड़ता है, डाइट्स में किसी भी प्रकार का डोनेशन वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं होती है। डाइट में आपको जाने के बाद 100% उपस्थिति होनी ज़रूरी है। हाँ, चलो 2-4 आप चला सकते हैं, लेकिन 95 तक आपको वहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है। उसके बाद किसी भी प्रकार की छुट्टियाँ नहीं है, आपको हमेशा आना है, और बशर्ते एकदम टाइट काम है वहाँ पर, ठीक है। आप अगर महिला हैं, बालिका हैं, घर से दूर हैं, घर वाले भेजने की स्थिति में नहीं है, फिर सोचते हैं कि डोनेशन देंगे डाइट में जाके, डाइट में ऐसा कोई सिस्टम होता ही नहीं है, क्योंकि वो सरकारी है, ठीक है। लेकिन डाइट में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। अगर हम 2 साल तक मन से पढ़ते हैं तो हम बहुत कुछ सीख लेते हैं डाइट में, है ना? तो ये तो डाइट के फ़ायदे हो गए। और डाइट एस एसटी और एससी को छोड़ के बाकी वाली तमाम कैटेगरियों में आप अगर 450 के पास हैं, 450 या 440, 450 या 440 के पास हैं आप, तो आपको डाइट कॉलेज मिलने की संभावना है। इससे ऊपर ही है ना, 450 प्लस हैं तो फिर आपको डाइट मिलेगा, अन्यथा आप डाइट के सपने निकाल दीजिए। इसलिए कमेंट करके ये भी मत पूछना कि 450 या 434 है, मुझे डाइट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और 440 से लगाकर 425 तक आप अगर एससी एसटी से हैं तो आपको डाइट मिल सकता है ना? तो आपको डाइट मिलने की संभावना रहती है। प्राइवेट कॉलेज में क्या है भाई, प्राइवेट कॉलेज में अपन जाएँगे नहीं, डोनेशन दे देंगे, काम चल जाएगा, ये सब कुछ होता रहता है, आप सबको पता है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मनपसंद कोई भी आपके नज़दीकी उस कॉलेज को चॉइस कर सकते हैं। लेकिन डाइट में जाने से पहले ज़रूर सोच लें कि हम उस व्यू में जाते हैं कि क्या वहाँ पर डोनेशन-वोनेशन ऐसी स्थिति होती है, कुछ भी नहीं होता है, रेगुलर जाना पड़ता है। बशर्ते 2 साल पढ़ते हैं तो बहुत बेहतरीन पढ़ाई होती है, ये ज़रूर चीज़ है। बहुत अच्छे फ़ायदे हम वहाँ पर टीचिंग के गुण सीखते हैं, प्रशिक्षण बहुत अच्छा देते हैं, बहुत बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे लेक्चरर लगे होते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से अच्छी पढ़ाई होती है। सारी डाइट्स में नहीं हो सकती, लेकिन अधिकांश मैंने जहाँ देखा है वहाँ पर होती हैं। ऐसा हमने देखा भी और हमारे बहुत सारे मित्र भी लगे हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर होती है, ठीक है। फिर ये मैंने शेड्यूल आपको बता दिया है, बड़े अच्छे से देख लेना, आज ही का जारी किया हुआ है समन्वयक जी द्वारा। और फिर इसमें ये 2-4 बातें लिखी हुई हैं, अगर कुछ मेरे को इसमें यूनिक लगती है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये 3000 रुपये आपको जमा करवाने हैं, ठीक है। ये आप अच्छे तरीके से समझते भी हो और आपने इस चीज़ को देखा भी है। फिर देखो, अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के अवसर को सुरक्षित करने की दृष्टि से अध्यापक संस्थानों के सभी उपलब्ध अध्यापक शिक्षण संस्थानों का चयन कर सकता है। यानी कि आपको ऑल राजस्थान करना है। क्या करना है? ऑल राजस्थान करना है। इसमें स्पष्ट नीचे लिखा हुआ है, अगर विकल्प प्रदान करने हैं तो कोई सीमा निर्धारित नहीं है, और अभ्यर्थियों को अध्यापक शिक्षण संस्थान चयनित विकल्प भरने के लिए निर्धारित तिथि के बाद कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। आप कहते हो कि हमने 12 तारीख तक या 30 तारीख तक आपको जो टाइम दिया है, 30 जुलाई तक, है ना? उसके बाद आप कहते हो कि सर मुझे ये कॉलेज भरना था, मैंने तो 5 कॉलेज भर के लॉक कर दिया, और उसके बाद लॉक करने के बाद कुछ भी नहीं होना है, कोई अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए कृपया करके ऑल राजस्थान ज़रूर करें, भले ही आपको 550 नंबर ही क्यों आ रहे हैं, है ना? 550, 549 कितने भी नंबर आए, लेकिन ऑल राजस्थान ज़रूर कर देना, है ना? लास्ट में जाते-जाते क्या करना है? ऑल राजस्थान ज़रूर कर देना है। कोई किसी भी प्रकार की गलती मत करना, ये स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ पड़ा है ना? ये देख लो, विकल्प भरने का कोई अवसर नहीं प्रदान किया जाएगा, इसलिए ऑल राजस्थान ज़रूर कर देवें, ठीक है? और इसके बाद फिर कुछ बातें हम और करते हैं।
यहाँ पर ये फीस आपको वापस रिफंडेबल होगी, जो 3000 वाली है ये फीस आपको बैंक खाते में देनी है। बैंक खाता आपका स्वयं का, माता पिता का, किसी का भी हो सकता है। अब पूछने की ज़रूरत नहीं है, स्पष्ट प्रेस नोट में लिखा हुआ है कि आपका जो खाता है वो आपका खुद का या आपके माता पिता का, किसी का भी हो सकता है। विवरण बहुत सही तरीके से अंकित करना है और रिफंड केवल उसी बैंक खाते में ही होगा, जो आप देंगे उसी खाते में ही वो आपका जो है वो वापस रिफंड होगा 3000 रुपये वाला। और वो भी होगा कब, लगभग 6 से 8 महीने बाद, यानी कि जब वापस बीएसटीसी की परीक्षा 2025 में होगी उस समय ये आपके लिए रिफंडेबल रहेगा, उससे पहले नहीं रहेगा। ठीक है, और फिर पुनर्भरण शुल्क तो दिया ही नहीं जाएगा बाकी वाला। और मिथ्या सूचनाएं प्रविष्ट नहीं करनी है, कैटेगरी वगैरह गलत नहीं भरनी है, जो फॉर्म में भरी हुई है वही भरनी है। और स्पेशल इसमें जाति प्रमाण पत्र का लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आगे भी ये चीज़ आज में लिखी हुई होगी, शायद ये यहाँ रह गया है, ये लिखा था ना EWS MBC वगैरह, ये ना, ये जाति प्रमाण पत्र, ये पड़ा जाति प्रमाण पत्र वैध एवं निर्धारित अवधि का होना चाहिए, ये देख लो, यानी कि 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, ये विशेषकर ध्यान रखना OBC वालों, है ना। और EWS वालों, आपको तो 6 महीने से पुराना लगाना भी नहीं, अभी तक 10 दिन पड़े हैं, अगर पुराना है तो इसको रिन्यू करा ले, 4-5 दिन में रिन्यू हो जाता है। उसके बाद 25 तारीख को जाके काउंसलिंग आप आराम से करवा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली बात थी। बाकी समय समय पर NCT द्वारा जो गाइडलाइन जारी कर दी जाती है, ये हमें सब पता है। और ये आपका शुल्क है 13,555, ये किसी भी सूरत में देने के बाद वापस रिफंडेबल नहीं होता है। आपको अगर STC करनी है या नहीं करनी है, पहले सोच विचार के डिसीजन ले लेना। ऐसे मत सोचना कि जैसे 3000 रुपये वापस आते हैं वैसे ये रुपये वापस आएंगे, किसी भी सूरत में ये वापस नहीं आएंगे। ये पढ़ रही है, पुनः फीस भरने की आवश्यकता नहीं है। अपर मूवमेंट करानी है तो आपको केवल एक बार ही फीस भरनी है। अपर मूवमेंट करवाने की आपको अलग से कोई फीस नहीं देनी है, आपको एक ही बार फीस भरनी है। उसी से आप, मैंने कहा ना, जैसे डूंगरपुर कॉलेज आपको मिल गई, जैसलमेर लेनी थी, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जैसलमेर भेज देंगे, तो उसमें वो आपकी फीस वाली स्लिप भी साथ में भेज दी जाएगी। ठीक है, और ये जो शेड्यूल है आपको मैंने बढ़िया तरीके से बता दिया है, आपने इसको समझ लिया होगा अच्छे तरीके से, आपको बहुत सारी बातें समझ में भी आई होगी। फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, मैं आपको जो है वो पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। आपने पूरा सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को मित्रों तक शेयर करें। मिलते हैं किसी एक और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत।